सुरेश कोचर का चेहरा तमतमा गया था। तुमने हमेशा मुझसे नफरत की है, वह विष भरे स्वर में बोला। विजय को भी हमसे मिलने से तुमने पूरी तरह रोक दिया था, क्योंकि तुम जानते थे कि तुमसे ज्यादा वह अपनी बुआ को चाहती थी। मेहता ने हिकारत भरी निगाहों से उसे घूरा। हाँ, तुमसे मुझे नफरत है सुरेश, वह बोला, और उसी दिन से है जब से तुमने मेरी बहन सरिता को फुसलाकर मेरी मर्जी के खिलाफ उससे शादी की थी। तुम बेहद खुदगर्ज, लालची और कमीने हो। तुम्हारी ही वजह से हार्ट ट्रबल, मेंटल डिप्रेशन, एनीमिया वगैरह जैसी खतरनाक बीमारियां उसे लगी और आखिरकार उसने दम ही तोड़ दिया। तुम्हारे कमीनेपन का इससे बड़ा और क्या सबूत होगा। तुम जानते थे कि तुम्हारी पत्नी मौत के मुंह में थी और कभी भी दम तोड़ सकती थी, फिर भी तुम उसे छोड़कर सैकड़ों मील दूर यहाँ आ गए। मैं नहीं जानता था कि विजया को तुम्हारी असलियत का पता चले, इसलिए उसे जानबूझकर तुमसे दूर रखा था। बको मत, कोचर कड़े स्वर में बोला। तुम अच्छी तरह जानते हो कि सरिता ने उसे हमेशा माँ जैसा प्यार दिया था और विजया भी सरिता को अपनी माँ समान ही मानती रही थी। लेकिन सरिता की बीमारी के बाद तुमने मेरे और सरिता के खिलाफ जहर उगल उगल कर विजय के दिल में हमारी ओर से इतनी नफरत भर दी थी कि वह अपनी बीमार बुआ को देखने तक नहीं आई। इतना ही नहीं, विजया पर दबाव डालकर हर मुमकिन कोशिश की अपनी बीमा पॉलिसी में वह सरिता की जगह तुम्हें सेकंड नॉमिनी से फर्स्ट नॉमिनी बना दे। अचानक कमरे में भारी खामोशी छा गई। रणधीर के अलावा प्रत्येक व्यक्ति उत्सुकता की प्रतिमूर्ति बना नजर आ रहा था। ये ठीक है, मैंने विजय पर जोर डाला था कि वह अपनी पॉलिसी में सरिता की जगह मुझे फर्स्ट बेनिफिशियरी बना दे। अंत में मेहता मौन भंग करता हुआ बोला, लेकिन ऐसा मैंने तब किया था जब सरिता के बीमार पड़ने के बाद यह बात जाहिर हो गई कि वह जिंदा रहना नहीं चाहती थी। इस बात ने मेरे मन में यह हकीकत बैठा दी कि पैसे की सरिता के लिए कोई अहमियत नहीं थी और बीमा पॉलिसी का पैसा अगर किसी वजह से विजया की मृत्यु उससे पहले हो जाने की सूरत में उसे मिल भी गया तो उसके किसी काम नहीं आएगा। वो सारा पैसा तुम्हारी ही जेब में जाएगा और तुम उसे अपने ऐबों में बर्बाद कर डालोगे। उसने अपनी ऐनक उतार कर जलती निगाहों से कोचर को घूरा। मुफ्त के माल की तलाश में रहना और मौका पाकर दूसरों का माल डकार जाना तुम्हारी फितरत में शामिल है, इसलिए मुझे हमेशा तुम पर शक रहा है, क्योंकि सरिता के फर्स्ट
बेनिफिशियरी रहने की सूरत में बीमा पॉलिसी की रकम तुम्हारे लिए इतनी बड़ी टेम्पटेशन थी कि तुम विजय का खून तक कर सकते थे। जब तुम विराटनगर में मुझे मिले और सरिता की बीमारी की दुहाई देते हुए मुझसे विजया का पता जानने की हर मुमकिन कोशिश की, तो मैं समझने पर विवश हो गया कि सरिता के मृत्यु शैया पर होने की वजह से बीमे की रकम तुम्हें अपने हाथों से फिसलती नजर आने लगी थी और तुम हर कीमत पर उसे अपने हाथों में ही रखने की कोशिश करना चाहते थे। वह अजय की ओर पलट गया, इसलिए विमल के जरिए मुझे तुम्हारी मदद हासिल करनी पड़ी। मैं यह तो जानता था कि सुरेश से विजया को खतरा था, लेकिन इस बात की जानकारी मुझे नहीं थी कि अगर काल्पनिक नाम से रह रही विजय को ढूंढने में यह कामयाब हो गया तो इसका असली कदम क्या होगा, यानी यह क्या करने की कोशिश करेगा। मैं मानता हूँ झूठ बोलने की बजाय मुझे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, लेकिन जैसा कि पहले ही कह चुका हूँ, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सका। दरअसल सुरेश का पूरा हुलिया बताकर और तुम्हें उससे खबरदार करके मैं समझ बैठा था कि इस तरह अपनी बुआ की, जो कि मृत्यु शैया पर थी, मृत्यु होने तक तो विजया महफूज रहेगी ही, और बुआ की मृत्यु के बाद खतरा अपने आप टल जाना था। सुरेश कोचर ने कुछ कहना शुरू ही किया था कि अजय ने उसे रोक दिया। बुआ की मृत्यु के बाद खतरा कैसे टल जाना था, उसने मेहता से पूछा। क्या उस वक्त सुरेश कोचर की बीमा पॉलिसी की रकम में दिलचस्पी नहीं रहनी थी? नहीं। क्यों? इसलिए कि जब मैंने विजया का बीमा कराया था वह बहुत छोटी थी और मेरी बहन सरिता की भी तब तक न तो शादी हुई थी और न ही भविष्य में शादी करने का उसका कोई इरादा था, क्योंकि विजय का बीमा कराने की सलाह उसी ने दी थी और प्रीमियर भरने में भी मदद करती रहने का वादा किया था। इसलिए पॉलिसी की फर्स्ट बेनिफिशियर मैंने सरिता को ही बनवा दिया था, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि सरिता के किसी वारिस या सरिता द्वारा नियुक्त किए गए किसी और व्यक्ति ने भी बेनिफिशियरी बन जाना था। कहकर वह तनिक रुका, फिर प्रभावपूर्ण स्वर में बोला, मेरी जानकारी के मुताबिक, क्योंकि मेरी बहन सरिता की मृत्यु विजया की मृत्यु से कई घंटे पहले हो गई थी, इसलिए मैं समझता हूँ उस पॉलिसी की रकम पर सुरेश का कोई हक नहीं बनता। और अगर यह तथ्य मेरे सामने नहीं आता तो मैंने सुरेश को निश्चित रूप से मर्डर सस्पेक्ट समझना था। अजय ने सहमति सूचक सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर विचारपूर्ण भाव थे। वह कोचर को घूरता हुआ शुष्क स्वर में बोला, तुम्हारी खुशकिस्मती है कि जाहिरी तौर पर हत्या का कोई मोटिव तुम्हारे पास नहीं था। सुरेश कोचर कुछ नहीं बोला।
लेकिन अब तक खामोश बैठे इंस्पेक्टर रणधीर के चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो वह बड़ी मुश्किल से जब्त किए रहा था और ज़्यादा बर्दाश्त कर पाना उसके वश में नहीं रह गया था। उसने पहले अजय को घूरा, फिर बड़ी ही शिकायती निगाहों से इंस्पेक्टर पाल की ओर देखा। पाल साहब, उसने क्षुब्ध स्वर में पूछा, यही बेसिर पैर की बकवास सुनवाने के लिए यहाँ बुलाया गया था? इंस्पेक्टर पाल ने अजय की ओर देखा। जवाब क्यों नहीं देते? उसने अधिकार पूर्वक कहा। इंस्पेक्टर रणधीर, अजय ने कहा, पाल साहब ने यह मीटिंग मेरी प्रार्थना पर बुलवाई है, क्योंकि मैंने दावा किया था कि अखबार में छपा इंदिरा सहगल का इकबालिया बयान एक मनगढ़ंत और बेबुनियाद कहानी है। रणधीर के माथे पर बल पड़ गए। ऐसा कोई दावा करने वाले तुम कौन होते हो? इस केस में मेरी दिलचस्पी की वजह तुम अच्छी तरह जानते हो, अजय ने जवाब दिया। किस आधार पर तुम ऐसा दावा कर रहे हो? सीधी सी बात है, विजया उर्फ मालती का खून इंदिरा ने नहीं किया था, और जब उसने खून ही नहीं किया तो खून के जुर्म का इकबाल भी उसने नहीं किया। रणधीर के आग्नेय नेत्रों से उस रणधीर ने आग्नेय नेत्रों से उसे घूरा। फिर मालती का खून किसने किया था? यही पता लगाने के लिए यह मीटिंग बुलाई गई है, अजय ने कहा। लेकिन यह तो मैं अभी भी यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि खून इंदिरा ने नहीं किया था। रणधीर का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। वह उठकर खड़ा हो गया। यह विशालगढ़ का गुलाबी बाग थाना है। वह दांत पीसता हुआ बोला, तुम्हारे ये लटके यहाँ नहीं चलेंगे। यह मजमा बंद करो और इस शहर से कूच कर जाओ, वरना जो होगा तुम जानते हो। अजय के होठों पर कड़वी मुस्कुराहट तैर गई। उसकी परवाह न तो मुझे तब थी और न ही अब है। वह बोला, बेहतर होगा तुम मेरी बजाय अपने अंजाम की फिक्र करो रणधीर। अपमानित और गुस्से में आपे से बाहर हुआ रणधीर अजय की ओर झपटा। ठीक तभी दरवाज़ा खुला और एक अधिकार पूर्ण ठोस स्वर उभरा, ठहरो। रणधीर तुरंत ठिठक गया। दरवाजे में करीब 6 फुट ऊंचा और मजबूत कसरती बदन वाला कोई 35 वर्षीय जो आदमी खड़ा था वह एसपी हरबीर सिंह था। रणधीर के गुस्से का स्थान आश्चर्य और असमंजसता ने ले लिया था। वह उसी तरह ठिठका खड़ा, मुंह बाय उसे ताकता रहा। यू आर अंडर अरेस्ट रणधीर, एसपी ने कठोर स्वर में कहा। रणधीर मानो आसमान से गिरा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और आंखें फाड़ फाड़ कर यूं एसपी को घूरा मानो एकाएक उसके माथे पर सींग उगाए हो। बट ऑन व्हाट चार्ज सर? वह बड़ी मुश्किल से हकलाता सा बोला। बतौर पुलिस इंस्पेक्टर तुम अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल करते रहे हो, एसपी ने कहा। झूठी पब्लिसिटी और अपने निजी स्वार्थों की खातिर तुमने इंदिरा सहगल के मर्डर केस को सुसाइड केस में तब्दील करने की कोशिश की है। तुमने थंडर के रिपोर्टर अजय कुमार को शहर छोड़कर भाग जाने की धमकी दी। तुम्हारे ही आदेश पर 2 कांस्टेबलों ने उसकी पिटाई की और उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे हवालात में बंद कर दिया। तुम्हारे ही कहने पर न्यू हेवन क्लब में अजय और निशा वर्गीस के ड्रिंक्स में नशीली चीज़ मिलाकर उन्हें बेहोश किया गया। फिर तुमने अजय को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। क्या ये चार्ज तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए काफ़ी नहीं है? इस अप्रत्याशित मुसीबत ने रणधीर की बुद्धि कुंठित कर दी। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपनी सफाई में क्या कहे।
मेरे पास इन तमाम बातों के पक्के सबूत हैं, एसपी ने कहना जारी रखा। जो सबको इंदिरा सहगल की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। अब वह यहीं हवालात में है और अपने जुर्म का इकबाल कर चुका है। अजय ने तुम्हारे खिलाफ बाकायदा रिपोर्ट लिखवाई थी। जांच करने पर उसकी हर एक बात सच साबित हो चुकी है। समाचार दर्पण के फोटोग्राफर दिनेश को हिरासत में ले लिया गया है। उसके पास से अजय और निशा की नग्नावस्था में खींची गई फोटोएं भी बरामद हुई है। उसने कबूल किया है ये फोटोएं उसने तुम्हारे कहने पर तुम्हारे ही किसी इस्तेमाल के लिए खींची थी। रणधीर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर फौरन ही अपने होठों को कसकर भींच लिया। इन तमाम बातों के अलावा यह भी जान लो कि न्यू हेवन क्लब पर रेड हो चुकी है, एसपी ने कहा। शौकत अली समेत तमाम स्टाफ को हिरासत में ले लिया गया है। क्लब में तलाशी ली जा रही है। वहां से अब तक बरामद चीज़ों और स्टाफ के बयान के आधार पर ही क्लब में ताला डल जाएगा और शौकत अली की बाकी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी, क्योंकि शौकत अली के साथ तुम्हारी मिलीभगत की बात भी साबित हो चुकी है। इसलिए इस मामले में अपनी स्थिति और कुल मिलाकर अपने अंजाम का अंदाज़ा तुम आसानी से लगा सकते हो। उसने अपने पीछे खड़े इंस्पेक्टर को आदेश दिया, अरेस्ट हिम। रणधीर को हथकड़ियां लगा दी गई। एसपी हरबीर सिंह उसे और अपने साथ आए इंस्पेक्टर को साथ लेकर चला गया। उनके जाने के बाद कमरे में छा गई गहरी खामोशी तभी टूटी जब हाथ में ब्रीफ केस लटकाए शिशिर कुमार सरकार भीतर दाखिल हुआ। सांवली रंगत, औसत कद और भारी बदन वाला यह करीब 60 वर्षीय आदमी था। अजय को सरासर नज़रअंदाज करके वह इंस्पेक्टर पाल की ओर बढ़ा। इंस्पेक्टर ने खड़े होकर उससे हाथ मिला और अजय से उसका परिचय कराया। सरकार और अजय दोनों ने ऐसा जाहिर किया मानो वे जीवन में पहली बार मिल रहे थे। मैं आपसे एक एक्सपेरिमेंट कराना चाहता हूँ सरकार साहब, अजय ने कहा। कैसा एक्सपेरिमेंट? सरकार ने पूछा। अजय ने विमल से एयरबैग लेकर डेस्क पर रखकर बोला। उसमें से सील्ड थैले से पॉलीथीन के लिफाफे में पैक्ड खून से सनी विस्की की बोतल निकालकर उसने डेस्क पर रखी तो हर कोई भौचक्का सा देखने लगा। ये क्या है? इंस्पेक्टर ने कड़े स्वर में पूछा। मर्डर वेपन है पाल साहब, अजय अक्षमा याचनापूर्वक बोला। यह बोतल मुझे पिछली रात मालती मेहरा के अपार्टमेंट में उसकी लाश के पास मिली थी। जाहिर है इसी से उसकी हत्या की गई थी। तुम इसे घटना स्थल से अपने साथ क्यों ले गए? इंस्पेक्टर ने क्षुब्ध स्वर में पूछा। क्या तुम नहीं जानते कि कत्ल की वारदात वाली जगह से इस तरह मर्डर वेपन को गायब करना एक संगीन जुर्म है? जानता हूँ पाल साहब, अजय ने कहा, लेकिन मैं मजबूर था। अगर मैं ऐसा नहीं करता और पिछली रात यह बोतल आपके हाथ लग जाती तो हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार करके मुझे हवालात में डाल दिया गया होता, क्योंकि इस बोतल पर मालती के अलावा मेरी उंगलियों के निशान भी मौजूद हैं और रणधीर को मुझे फंसाने के लिए ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी। रणधीर तो खैर मुझसे नफरत करता है, लेकिन उस सूरत में आपने भी मुझे ही खूनी समझना था, जबकि इस बोतल पर मेरी उंगलियों के निशान मौजूद होने की सीधी सी वजह है। यह बोतल मेरी थी। मैंने और मालती ने पिछली शाम यह बोतल खाली की, फिर मालती के आग्रह पर यह बोतल उसे दे दी थी। लेकिन इस बोतल पर तुम यह बताओ, इंस्पेक्टर ने उसकी बात काटते हुए पूछा।
इस बोतल को तुमने कब और कैसे उठाया था? और जब अपार्टमेंट की तलाशी ली गई उस वक्त यह कहाँ छुपी हुई थी? हवालात से छूटने के बाद जब मैं अपना हुलिया सही करने होटल के अपने कमरे में पहुंचा, तभी मुझे पता चल गया था कि मालती मर चुकी थी। अजय ने जवाब दिया। और यह बोतल इसी हालत में उसकी लाश के पास पड़ी थी। मैंने इसे उठाकर छुपा दिया, क्योंकि अगर मैं इसे वहीं पड़ी रहने देता और पुलिस को इतला दे देता तो सीधी सी बात है, मुझे ही हत्या के अपराध में धर लिया जाता।